हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हिस्ट्री की सीरीज़ में आज मेरा लेक्चर नंबर 10 है, जिसको मैं कवर करूँगी। इसके पहले मैंने 9 लेक्चर्स कवर किए हैं ऑलरेडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं हर्षवर्धना पे बात करूँगी, यानी हर्षवर्धना चैप्टर है जो कि कन्नौज का राजा था, उस पर बात करेंगे। और चलिए देखते टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो आज का टॉपिक है सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हर्षा, यानी इस हर्ष के अबाउट जो स्टडी हम यानी करते हैं उसका सोर्सेज क्या क्या हैं। उसके बाद उनकी अर्ली लाइफ पे बात करेंगे, उनके मिलिट्री एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे। उसके साथ ही हर्ष की कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, उन्होंने जो बुद्धिज़्म में कंट्रीब्यूशन किया है। उसके साथ ही थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। तो इस तरीके से इन 5 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर्स बता दें कौन कौन से हमने कवर किए हैं। जिसमें से इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स पे हमने कवर कर लिया है, हड़प्पन कल्चर को कवर किया, उसके साथ वैदिक कल्चर, जैनिज्म बुद्धिज़्म को कवर कर लिया है, और मगधा के राइज और अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी कवर कर लिया है, जो कि आपने सुना ही होगा। अलेक्जेंडर यानी कि जिसको सिकंदर विश्व विजेता कहा जाता है। उसके साथ ही मैंने उसके मौर्यन एम्पायर को कवर कर लिया है, पोस्ट मौर्यन एम्पायर को। इसमें से संगम एज को कवर नहीं किया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। ये गुप्ता एम्पायर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसको हमने कवर किया है। इसके साथ साथ हम हर्षवर्धना पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ये सारे चैप्टर्स को हम सीक्वेंस वाइज इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक तरीके से जो भी बच्चे 12th के हैं, यानी जिनके सब्जेक्ट में हिस्ट्री का पोर्शन आता है, वो भी इसे कवर कर सकते हैं। तो जो एक स्टोरी टाइप है, जो कि स्टोरी टेलिंग है, आप इसे सुन करके याद कर सकते हैं, और एनी एग्ज़ाम के लिए आप रिक्वायरमेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, हर्षवर्धना की डायनेस्टी के अबाउट मैंने थोड़ा सा बता दिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि उनका कहाँ कहाँ तक एक्सपांसन था। इसमें पंजाब में था, उत्तर प्रदेश में था, पार्ट ऑफ बंगाल में, थोड़ा सा बंगाल वाला रीजन भी था, और उसके साथ साथ उड़ीसा में भी था। तो ये सारा रीजन ये मैक्सिमम यहाँ तक कवर करता था, यानी कि इनका हर्षवर्धना का एम्पायर। तो उनका टाइम पीरियड देखें तो 606 से लेकर 447, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 41 ईयर इनका जो है शासन रहा। उसके बाद उनके रिलीजन पे बात करें तो पहले तो ये शैविज्म यानी शिव के भक्त थे। फिर हीनयान को माना, शायद महायान को, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले इन्होंने एक बार पहले ये हीनयान के वो थे, उसके बाद महायान को इन्होंने फॉलो किया, उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ अगर इनके कंट्रीब्यूशन में देखें तो इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी, इसमें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ये तीनों, यानी इन्होंने बुक भी लिखी थी अपने हाथ से। तो उसके आगे हम बात करें तो इनके टाइम में ह्वेनसांग नाम का एक ट्रोलर्स भी आया हुआ था, तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके अबाउट थी शॉर्ट में, जो कि आप देख करके मैप से ही कवर कर सकते हैं, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। और चलिए इनके थोड़ा सा डायनेस्टी बात करते हैं। The decline of the Gupta Empire was followed by the period of political disorder and यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे टर्मोइल क्रिएट हुआ। यानी कि होता नहीं कि एक सिस्टम आता है, यानी कि कोई भी राजा कंटिन्यू नहीं रहता काफ़ी टाइम तक, यानी कि कुछ दिन तक एक राजा हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा कि अशोका, उसके बाद सुंगा डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, इस तरीके से सारी डायनेस्टीज आती गई। तो उसी तरीके से तो यानी कि इनका भी ओरिजिन हुआ। तो हम उनके अबाउट बात करते हैं। तो हर्षवर्धना सक्सीडेड इस्टेब्लिशिंग अ लार्जर किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, यानी मैक्सिमम देखा जाएगा तो मैं मैप में आपको दिखा दूँ, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया पूरा कवर किया था, ये देख सकते हैं। यानी गुजरात का पार्ट ले लिया जाए, यहाँ पंजाब का कुछ रीजन, हिमाचल प्रदेश, और उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी रीजन है, करंट का यूपी बिहार वाला है, और वेस्ट बंगाल, प्रॉपर जो बंगाल जो कंट्री है बांग्लादेश, उसका भी कुछ रीजन ये आता है उसमें जो है। उसके साथ साथ उड़ीसा का भी कुछ थोड़ा सा पार्ट आता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी रीजन आता है। उसके साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा सा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा इनका यानी एक्सपांसन था। तो इस तरीके से, और चलिए हम आगे बात करते हैं। तो चीफ सोर्स फॉर द इनके सोर्सेज से बात करें तो हर्षा के, तो हर्षचरित इनके बाणभट्ट इनका, यानी कि जो स्कॉलर थे इनके, उन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरित,
जो कि इनके अबाउट बताती है, इनकी पूरी डायनेस्टी, इनके पूरे एम्पायर के अबाउट बताती है। और आगे हम बात करें तो कुछ ह्वेनसांग यानी जो ट्रोलर, चाइनीज़ ट्रोलर थे, उनसे भी पता चलता है। ये 2 सोर्सेज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे हर्ष के एम्पायर के अबाउट पता चलता है। उसके साथ-साथ इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, जिसमें रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो ये बुक्स भी लिखी थी, इनसे भी पता चलता है हमें उनके अबाउट। और आगे हम बात करें तो मधुबेन प्लेट यानी मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन यानी कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो कि हमें इनके क्रोनोलॉजी के अबाउट बताते हैं। उसके साथ हम बात करें तो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सिग्नेचर है हर्षा का। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है जो कि बताते हैं हमें हर्ष के अबाउट। और आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी बता दूं कि हर्ष की लाइफ के बाद एंशिएंट हिस्ट्री का की समाप्ति और मॉडर्न यानी मिडिवल हिस्ट्री का इसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इस नज़र से भी आप देखेंगे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड था ये। आगे हम बात करें तो अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा, थोड़ा सा हर्षा के अबाउट बात कर लेते हैं। तो हर्षा के फैमिली जो हर्षा डायनेस्टी थे, उसका फाउंडर जो थे पुष्यभूत थे। अब पुष्यभूत के अबाउट वो जो कि गुप्ता में फ्यूडेसरी थी, फ्यूडेटरी, जो कि मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा पुष्यभूत के अबाउट मैंने डिस्कस किया था नेक्स्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। तो उसमें वर्धनाज यानी जो पुष्यभूत थे उन्होंने अपने आप को वर्धनाज कहा। आगे हम बात करें तो हुन का जो इन्वेजन होने लगा था, तो उन्होंने अपने आप को उनसे इंडिपेंडेंट रखा, इसलिए उन्होंने अपने आप को वर्धना कहा। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पुष्यभूत डायनेस्टी थी, जिसमें प्रभाकर वर्धन यानी प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे और उन्होंने शासन किया था फर्स्ट पुष्यभूत की डायनेस्टी में। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा थे। उससे पहले तो थोड़ा छोटे, क्योंकि होता नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत सारे होते हैं तो कुछ लोग संभाल सकते हैं, कुछ लोग नहीं होते, तो इस तरीके से बहुत सारे किंग्स आए। बट प्रभाकर वर्धन जो कि एक प्रोलेंट राजा थे। आगे हम बात करें तो उनकी कैपिटल थानेश्वर थी, जो कि दिल्ली के पास है, यानी नॉर्थ दिल्ली का कुछ रीजन आता है उसमें। आगे हम बात करें तो उन्होंने कुछ टाइटल भी एज्यूम किया था, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारिका। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ टाइटल भी एज्यूम किया। उसके आगे हम प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद इनके पुत्र जो है राज्यवर्धन, जो कि गद्दी पर बैठे, यानी इनको राज्य सिंहासन मिला। तो उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम फेस की, और उसमें हुआ क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी बहन थी राजश्री, जिनकी शादी हुई थी मोखारी के राजा से, गृहवर्मन से, जिनको जो है मालवा के रूलर देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर के, यानी देवगुप्त और शशांक वहाँ बंगाल का राजा था, जो कि उनके साथ मिलकर के गृहवर्मन को मार डाला। मारने के बाद जो है तो राज्यवर्धन ने सुना कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने रिवेंज लेने के लिए इमीडिएटली उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, मालवा के शासक के ऊपर। और उसके बाद उनको इन्होंने डिफीट कर दिया, मालवा के शासक को। बट डिफरेंस ये हुआ कि जो बंगाल का शासक थे, यानी कि जो शशांक थे बंगाल के रूलर, उन्होंने इनको रास्ते में घेर करके इनको मार डाला। तो इस तरीके से ट्रीचरसली इन्होंने इनको मार दिया। तो उसके बाद हुआ क्या कि राजश्री को पता चला, यानी ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसको ये विश्वास हो गया कि ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं हैं, ये मुझे मतलब बदला नहीं हो सकता पूरा, मेरे भाई को भी मार डाला, तो हो सकता है कुछ भी मतलब मेरे राज्य को भी हड़प लिया जाएगा और मेरे साथ क्या किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने राजश्री ने फॉरेस्ट में मतलब स्केप कर लिया, यानी जंगल चली गई अपना पूरा सब कुछ छोड़ करके। जब हर्ष को यानी हर्षवर्धन यानी हर्ष जो थे उनको पता चला, तो वो अपने भाई के मतलब सक्सेसर बने, यानी थानेसर में राजगद्दी उन्होंने संभाली। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोनों कि एक तो अपने सिस्टर को मतलब रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए, जंगल में कहाँ है कैसे है, और एक अपने भाई का बदला लिया जाए। तो इस तरीके से इनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी एक तो अपने भाई का बदला और दूसरा अपने ब्रदर इन लॉ, यानी इनको एक तरीके से उनके जीजा कह सकते हैं, तो उनका बदला लिया जाए और अपने बहन को बचाया जाए। तो ये दोनों इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आगे हम बात करें तो उन्होंने ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एक तरीके करेजियसफुल निभाया, यानी कि बहादुरी से कह सकते हैं। तो उस टाइम इनकी एज ओनली 16 ईयर्स थी।
तो आप सोच सकते हैं कितने कम एज में राजा बने और कितने कम एज में इन्होंने अचीवमेंट्स गेटअप की। तो इसके हम थोड़ा सा इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे बात कर लेते हैं। तो इनका फर्स्ट एक्सपीडिशन था ड्रो आउट द शशांका फ्रॉम द कन्नौज, यानी फर्स्ट टाइम इन्होंने शशांक के ऊपर, जो कि बंगाल का राजा था, उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, उनको जीता। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी थी कन्नौज को बना ली। थानेसर यानी दिल्ली से उठा करके यूपी में जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लाकर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। आगे हम बात करें तो मोस्ट पावरफुल रूलर नॉर्थ इंडिया के, यानी उस टाइम के जब इन्होंने शशांक को हरा दिया तो बंगाल भी इनके रीजन में हो गया, तो जिसकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वहाँ के नॉर्थ इंडिया के हुए पावरफुल। आगे बात करें तो हर्षवर्धन ने ध्रुव सेन सेकंड से भी लड़ाई की, जो कि वल्लभी यानी साउथ इंडिया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, यानी कि जो ये रीजन है गुजरात वाला रीजन, उनसे भी युद्ध किया, उनको भी हराया। उसके बाद उनसे भी, यानी उसमें भी अपना एम्पायर को एक्सपांड किया। अब थोड़ा सा नीचे बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन ऑफ द हर्षवाज अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड, यानी साउथ इंडिया में भी थोड़ा सा इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जिसमें पुलकेशिन से युद्ध किया। कहीं कहीं कहा जाता है कि पुलकेशिन को इन्होंने हराया था, कहीं कहीं कहा जाता है कि पुलकेशिन ने इनको हराया था। पुलकेशिन ने अपने जो उसका इंस्क्रिप्शन है उसमें इन्होंने लिखा है कि पुलकेशिन ने इनको हराया है, तो थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्लियर नहीं है। तब भी आगे बात करें तो ह्वेनसांग ने उनके इंस्क्रिप्शन सेकंड से प्रोवाइड करा था डिटेल, यानी कि ह्वेनसांग और उनके जो उनका इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन सेकंड का, उससे इस युद्ध के अबाउट हमें डिटेल में पता चलता है। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो हर्ष विद एन एम्बिशन टू एक्सटेंड हिज किंगडम साउथ ऑफ नर्मदा रिवर एंड मार्च अगेंस्ट द चालुक्य रूलर, यानी साउथ जो नर्मदा रिवर है उसको उन्होंने अपना बाउंड्री बना लिया, उसके साथ साथ चालुक्य से भी युद्ध किया था। आगे हम थोड़ा सा अहियोल इंस्क्रिप्शन, जो कि पुलकेशिन सेकंड का है, जिसमें मेंशन है प्रॉपर की डिफीट हुआ था, यानी कि हर्षवर्धन, जो कि पुलकेशिन सेकंड के टाइम, मतलब सॉरी पुलकेशिन सेकंड से जो है हर्षवर्धन डिफीट हुए थे। तो अहियोल का इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो आफ्टर हिज अचीवमेंट अज्यूम द टाइटल परमेश्वरा, यानी कि पुलकेशिन ने उनको हर्षवर्धन को हरा करके वो एक टाइटल अज्यूम किया था, यानी परमेश्वर आप कह सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो ह्वेनसांग अकाउंट आल्सो कंफर्म द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन, यानी ह्वेनसांग ने भी ये बताया है कि उनका, यानी कि पुलकेशिन ही जीता था। जैसे कि आप फिगर में थोड़ा सा देख लें तो ये हर्षवर्धन राजा हैं और ये पूरी इनकी कोर्टियर्स है, ये देख सकते हैं, यानी पहले जब शैविज्म को फॉलो करते थे। तो अब थोड़ा हम आगे बात कर लें तो हर्षा लेड अनदर कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध, यानी सिंध पे भी इन्होंने विजय प्राप्त की और ये एक इंडिपेंडेंट किंग बन गया। बट इट वाज डाउटफुल वेदर द सिंध कैंपेन वाज सक्सेसफुल वन, यानी इसमें कहा जाता है कि थोड़ा सा डाउटफुल हुई है कि कैंपेन सक्सेसफुल ही हुआ हो। आगे हम थोड़ा सा बात करें थोड़ा नेपाल पे। नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया था हर्षवर्धन से ओवरलॉर्डशिप, यानी कि बिना युद्ध किए ही। नेपाल थोड़ा सा आप देख सकते हैं ना, थोड़ा सा बहुत पतला सा, यानी इतना, ये यूपी वाला रीजन है, यूपी से बिहार तक ही फैला हुआ है, जो कि इनके लॉर्डशिप को ही तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने बिना युद्ध किए ही। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो हर्षवर्धन ने बनाया कंट्रोल कश्मीर के ऊपर भी, और वहाँ के भी रूलर को से ट्रिब्यूट, यानी कि वहाँ से होता नहीं कुछ राज्य के, मतलब राज्य के ऊपर तो युद्ध करके उसे टोटली ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, कुछ राज्य को इसे छोड़ दिया जाता है, वहाँ से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, इस तरीके से इन्होंने किया। आगे हम देखें तो कॉर्डियल रिलेशन विद बक्सारा वर्मन रूलर ऑफ द असम, यानी असम के भी राजा के साथ उन्होंने थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड किया। हर्षाद लास्ट मिलिट्री कैंपेन था अगेंस्ट कलिंगा ऑफ ओडिशा, इट वाज सक्सेस, यानी कि जहाँ पर अशोक ने युद्ध किया था वो कलिंग, वहाँ पर हर्षवर्धन ने भी युद्ध किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा एम्पायर उसने बिल्ड कर लिया था, ये देख सकते हैं, ये वाला पूरा रीजन। ये अब हम थोड़ा सा बात कर लें तो हर्ष ने बनाया यानी कि उसका जो राज्य था कहाँ तक उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यानी और डायरेक्ट जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था, जैसा क्या मैंने आपको दिखाया है। आगे हम बात करें तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाज मच ओवर द एक्सटेंशन, यानी बहुत से लोग मतलब इनसे इन्फ्लुएंस भी हुए। थोड़ा सा इनके बात करें तो
जहाँ पर इनका थोड़ा सा प्रभाव बनना था वो कश्मीर, सिंध, वल्लभी, कामरूप एक्नॉलेज हिज सॉवरेनिटी, यानी कि उन इन स्टेट्स में इनकी सॉवरेनिटी जो है एक्सेप्ट कर ली थी, यानी प्रॉपरली इन्होंने युद्ध नहीं किया। उन लोगों ने पहले ही यानी कि सरेंडर हो जाना, तो इस तरीके से उन लोगों ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है हम आपके ऊपर आपसे युद्ध नहीं करेंगे, आप हमें जितना मतलब हम आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देंगे, ये सारी चीज़ें। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो हर्षा एंड बुद्धिज्म, यानी हर्ष की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस पर बात करें तो हर्ष वाज द डिवोट ऑफ शिवा, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया पहले तो शिव के भक्त थे, उसके बाद इन्होंने हीनयान फॉलो किया, फिर ह्वेनसांग आए, उन्होंने इनको बुद्धिज्म के महायान में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया पहले शैव थे, फिर ये हीनयान को माना, फिर उन्होंने शैव जो है महायान को फॉलो किया, इस तरीके से सीक्वेंस था। आगे हम बात करें तो हर्ष ने प्रोहिबिट किया था यूज़ ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम एंड पनिश्ड दोज हु किल एनी लिविंग बीइंग, यानी कि इन्होंने प्रॉपरली पहले तो होता नहीं कि शिव के भक्त थे, तो वैसे बेसिकली यानी जैसे हिंदू धर्म में होता है कि रिलीजन में वैसे भी थोड़ा सा नॉन वेज का वो प्रोविज़न होता है। अब तो प्रॉपरली बहुत से लोग खाते हैं, वो सा अपनी अपनी चॉइस है। तो उसी तरीके से तो इन्होंने भी पूरी तरीके से बैन कर दिया था कि यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी लिविंग बीइंग को, यानी जानवर जीव जंतु को नहीं मारेगा, दूसरी बात कोई भी खाएगा भी नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने ये बैन कर दिया था। आगे हम बात करें तो इरेक्टेड ऑफ द 1000 स्तूपास, यानी इन्होंने स्तूपास भी बनाए, स्तूप से यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रहने के लिए, और एक तरीके से सीक्रेट प्लेस बनाया इन्होंने पिलग्रिमेज टाइप्स, यानी कि जहाँ पर ट्रेवलर्स आते थे और रेस्ट करते थे अपने किंगडम में। और उन्होंने मोनास्ट्रीज भी यानी मठ टाइप्स भी बनाया, सीक्रेट प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे थोड़ा सा यानी बुद्धिस्ट के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया, यानी हो भी गए थे बेसिकली। और थोड़ा सा हम बात करें तो वंस इन 5 ईयर ही कन्वेंड अ गैदरिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑनर्ड विद गिफ्ट्स एंड कॉस्टली प्रेजेंट, यानी हर 5 साल पे थोड़ा सा एक सबमिट भी करते थे, जिसमें कुछ बुद्धिस्ट यानी स्कॉलर्स को बुलाते थे, उनको गिफ्ट भी कर देते थे, कॉस्टली यानी महंगी महंगी वस्तुएं देते थे। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो ही ब्रॉट द बुद्धिस्ट मॉन्क टुगेदर फ्रिक्वेंटली टू डिस्कस एंड एग्जामाइन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन, यानी ये प्रॉपरली बुद्धिस्ट स्कॉलर को बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, ये बुद्धिस्ट को एक तरीके से एनालाइज करते थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था इनको बुद्धिज़्म में। जैसे कि आप इस अगर फिगर में देखें तो ये ह्वेनसांग है, जो कि प्योर अगर हाँ देखा जाए तो ये ओरिजिनल फ़ोटो है उसकी। तो चाइनीज़ ट्रैवलर है, जैसा कि आपने देखा भी, अभी भी थोड़ा चाइनीज़ जैसे होता है, तिब्बतन रीजन के ऐसे ही है, तो उस तरीके से ये भी है। आगे हम बात करें तो कन्नौज असेंबली में, तो कन्नौज असेंबली में रिलीजियस असेंबली एट द कन्नौज टू ऑनर द चाइनीज़ पिलग्रिमेज ह्वेनसांग टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज राइन, यानी कि कन्नौज असेंबली इन्होंने किया था इसलिए कि उस टाइम पे ये ह्वेनसांग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, और इन्होंने हीनयान से महायान में कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को। उसके बाद इन्होंने वो कन्नौज असेंबली स्पेशली रखी ही थी इसलिए कि ह्वेनसांग को इन्होंने मतलब सम्मानित किया था। जैसा कि आप इस मूवी मतलब सॉरी इस फिगर में देख सकते हैं, ये हर्षवर्धन है, और ये जो है कन्नौज असेंबली की फ़ोटो है, जिसमें ये क्या कहते हैं चाइनीज़ ट्रेवलर है क्या ह्वेनसांग। तो इस तरीके से ये फिगर में आप देख सकते हैं। तो जिसमें बताया कि 20 किंग्स आए थे, यानी उस अगर मतलब सॉरी जो कन्नौज असेंबली थी उसको अटेंड करने के लिए 20 किंग्स आए थे, 1000 स्कॉलर्स बुलाए गए थे, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से। नालंदा यूनिवर्सिटी यानी जो कि कुमारगुप्त ने इस्टेब्लिश करवाया था गुप्ता एम्पायर के टाइम में। और उसके बाद जो है नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ से 1000 स्कॉलर भी आए थे। आगे हम बात करें तो 300 मतलब सॉरी उसमें जाने कि जो 1000 स्कॉलर तो नालंदा यूनिवर्सिटी से आए थे, उसके साथ साथ 3000 हिनानिस्ट और महायानिस्ट आए थे, और इसमें से 3000 ब्राह्मण और जैन भी आए थे, यानी इतने सारे धर्म का इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। तो आगे बात करें तो असेंबली वेंट ऑन द कंटिन्यूसली 23 डेज, यानी असेंबली इतने लंबे टाइम तक चली, 23 डेज तक कंटिन्यू रही। ह्वेनसांग ने एक्सप्लेन किया वैल्यू ऑफ द महायाना डॉक्ट्रिन एंड एस्टेब्लिश इट्स सुपेरियरिटी अदर ओवर अदर, यानी महायान ने एक्सप्लेन किया महायान
सॉरी ह्वेनसांग ने एक्सप्लेन किया डॉक्ट्रिन ऑफ महायान यानी महायान के सिद्धांत को, जो कि इनको सुपेरियर दिखाता है यानी अदर रिलीजन से, एक तरीके से कह सकते हैं। उसके आगे हम बात करें तो वायलेंस ब्रोक आउट एंड देयर वेर द एक्ट ऑफ अर्सन, यानी इन सब चीज़ों में बात करते हैं। नॉन वायलेंस पे भी इन्होंने बात की। उसके साथ हम थोड़ा सा देखें तो अटेम्प्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द हर्षा, वो यानी कि एक लाइफ के जीवन की एक अच्छी मेमोरीज बन गई थी, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो उन्होंने कंट्रोल किया गिल्टी और द पनिश, यानी इन्होंने ये भी कहा कि यानी जो भी गलती है जो कैसे कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों में भी प्रॉपर जनरली डिस्कशन होता है ना कि किसको कितना दंड देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों पर भी इन्होंने बात की। और इन्होंने कॉस्टली प्रेजेंट दिया इनको ह्वेनसांग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस, यानी उसके 5 ईयर आफ्टर इन्होंने इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस की थी, यानी करंट का जो प्रयागराज है, तो वहाँ जिसको प्रयाग के नाम से आज जाना जाता है। इट वाज द वन ऑफ द मंग द कॉन्फ्रेंस रूटीनली कन्वेंड बाय द हर्षा वंस इन 5 ईयर्स, यानी हर्षवर्धन ने फिर इसे कंटिन्यू कर दिया एनुअली 5 ईयर्स पे। आगे हम बात करें तो हर्ष गेव हिज अवे हिज इनॉर्मस हेल्थ, यानी कि इन्होंने बहुत महंगे महंगे जो प्रेजेंट्स लोगों को दिए उसी असेंबली में। उसके बाद हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग हर्ष वाज अ लेवाइस that he emptied the treasury and even gave away the clothes and jewels he was wearing, यानी कि इस फिगर में भी जैसे देख सकते हैं, यानी हर्षवर्धन ने इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस तरीके से धन बांटा था कि अपने कपड़े को भी निकाल करके जो ज्वेलरीज को भी निकाल के दान कर दिया था। तो इस तरीके से जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। तो आगे हम बात करें थोड़ा सा और थोड़ा सा हम आगे बात करें तो द स्टेटमेंट माइट वन ऑफ द एडमायरिंग एग्जाग्रेशन, कहीं कहीं तो एग्जाग्रेशन कही जाती है, लेकिन इस फिगर में मैंने सर देखा था तो ये फिगर यही मिला था, मैंने भी लगा दिया, बट देख सकते हैं कहीं कहीं एग्जाग्रेशन, बट ये है कि ये दानी थे तो दे भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा है कि दाजा लोग होते हैं जो कि अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल कर दान कर देते हैं। आगे थोड़ा सा हर्षवर्धन की एडमिनिस्ट्रेशन पर बात कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर्षा वाज द ऑर्गेनाइज्ड इन ऑन द सेम लाइंस ऑफ द गुप्ता, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी में जैसा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था सेम हर्षवर्धन ने भी कॉपी किया। ह्वेनसांग ने भी इसको डिटेल में बताया भी है। आगे बात करें तो किंग वाज जस्ट इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंक्चुअल इन द डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, यानी किंग को यानी कि बहुत टाइम के पंक्चुअल थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, जैसा कि इनकी ड्यूटी थी सारी फॉलो करते थे। आगे हम बात करें तो टैक्सेशन वाज आल्सो लाइट एंड फोर्स्ड लेबर वाज आल्सो रेयर, यानी कि उनके टाइम में थोड़ा सा ये भी बता दें कि टैक्स बहुत कम ही था, उसके साथ साथ फोर्स्ड लेबर भी किया जाता था, यानी कि बथुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, मतलब किया नहीं जाता था, सॉरी वो रेयर केसेस में ही था, यानी कहीं कहीं होता नहीं कि पनिश के अबाउट लाइक अ पनिशमेंट दिया जाता है, नहीं तो वो रेयर केसेस में ही था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज द कलेक्टेड एज लैंड टैक्स, यानी लैंड टैक्स में देखा जाए तो 1/6 पार्ट रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट किया जाता था। आगे बात करते हैं क्रूअल पनिशमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड कंटिन्यूड इन द टाइम्स ऑफ हर्षा, यानी कि थोड़ा सा पनिशमेंट थोड़ा सा हार्ड थी, वो मॉडर्न टाइम से ही चली आ रही थी। आगे बात करें तो ह्वेनसांग कंडेम द ट्रायल एज बर्बरस एंड सुपरस्टिशियस, यानी ह्वेनसांग ने इसको थोड़ा सा वो माना था, यानी कि जो बहुत ज़्यादा यानी अंधविश्वास को मानते हैं, सब चीज़ों को उन्होंने भी थोड़ा सा निंदा की थी ह्वेनसांग ने। हर्षास आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल 4 डिवीज़न, यानी हर्ष की आर्मी 4 उसमें थी। एक तो फुट यानी पैर से चलने वाली जो पैदल सेना थी, उसके साथ घुड़सवार कैवलरी, यानी कि जो फुट यानी जिसको ट्रूप्स कहा जाता था, उसके साथ हॉर्स यानी कैवलरी कहा जाता था। चैरियट थे यानी कि जो रथ से करते थे, युद्ध करते थे, उसके साथ साथ एलिफेंट पे भी युद्ध किया जाता था। ये सारी आर्मी में उनके थी। आगे हम बात करें नंबर ऑफ द कैवलरी वाज मोर देन 1 लाख एंड एलिफेंट मोर देन 60,000, यानी उनके उसमें जो घुड़सवार थे वो 1 लाख के करीब थे और जो है 60,000 के करीब हाथी थे।
आगे हम बात करें तो दिस वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मॉडर्न आर्मी, यानी इनकी मॉडर्न आर्मी से भी कहा जाता है ज़्यादा थी। आगे हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड वाज द सैलिएंट फीचर ऑफ द हर्षल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुछ वो बताते हैं पब्लिक रिकॉर्ड के इनके सैलिएंट फीचर्स के अबाउट। आर्चिव ऑफ द हर्ष पीरियड वाज द नोन ऑफ द नीलोपितु, जो कि एक चाइनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेशल ऑफिसर, यानी कुछ स्पेशल ऑफिसर के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन था। आगे हम बात करें तो बोथ गुड एंड बैड इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज, यानी कि उनके टाइम में रिकॉर्ड किया गया, कुछ गुड है यानी कि इवेंट्स हुए, कुछ खराब कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर की गई। आगे हम सोसाइटी और इकोनॉमी बात कर लेते हैं। तो बाणभट्ट यानी बाण और ये ह्वेनसांग दोनों ने उनके लाइफ के बारे बताया है। इन्होंने बताया कि सोसाइटी 4 डिवीज़न थी, यानी सोसाइटल डिवीज़न था, सॉरी फिगर नहीं लगा है, जैसे कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैटेगरी बटी हुई थी। वर्ण सिस्टम जिसको कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले ब्राह्मण होता था, ये पंडित जी, उसके बाद क्षत्रिय यानी जिसमें राजा और उसके जो ये क्या कहते हैं सोल्जर्स आते थे, वॉरियर्स, वैश्यास यानी जो कि पूरा एग्रीकल्चर और मर्चेंट ये सारा ट्रेड वगैरह संभालते थे, लेबरर्स यानी जो कि प्रॉपर वर्क करते थे, ये सारी इनकी कैटेगरी वाइज डिवाइड था। आगे हम बात करें जैसा कि इसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वाज प्रोलेंट, यानी कि जो कि गुप्ता पीरियड से कंटिन्यू ही हो गया था। गुप्ता क्या कह सकते हैं, मौर्य एम्पायर से ही कंटिन्यू था, थोड़ा थोड़ा धीरे इसमें प्रोलेंट हो गया था। आगे हम बात करें तो ब्राह्मण वेयर द प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर गिवन लैंड ग्रांट बाय द किंग, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे प्रिविलेंट यानी टॉप उस पर रखे जाते थे, सबसे पहले ब्राह्मण होते थे। अगर यहाँ देखा जाए तो इनको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई उसे टैक्स एग्जम्पशन थी, यानी कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगता था, वो इनको लैंड भी गिफ्ट की जाती थी। क्षत्रिय यानी कि जो कि रूलिंग क्लास था, यानी कि प्रॉपर जो क्षत्रिय राजा थे उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जो संभालते थे, उसके साथ साथ जो क्षत्रिय में जो सोल्जर्स थे ये सारे वर्क करते थे। वैश्य का जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडर से इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेड करते थे। ह्वेनसांग ने मेंशन किया शूद्रास प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ने ये लोग एज लाइक अ लेबर जैसे कि आज करंट टाइम में यूज़ करते, उस तरीके से शूद्र उस टाइम में यूज़ किए जाते थे। आगे हम बात करें तो एग्जिस्टेंट मेनी सब कास्टेज, उसके साथ सब कास्टेज होते हैं जैसा कि आज हमने भी देखा है, यानी कुछ ओबीसी बहुत सारे कैटेगरी वाइज बढ़ गया है। तो इन सब की एक सब कास्ट होती है, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया। उसके आगे हम थोड़ा सा बात करें पोजीशन ऑफ वीमेन नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी बहुत असंतुष्टपूर्ण थी, यानी वीमेंस की लाइफ तो थोड़ा सा माइजरी हो गई थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवरा, चॉइस ऑफ चूजिंग हर हस्बैंड हैड डिक्लाइन, यानी जैसे कि थोड़ा सा गुप्ता पीरियड में था कि वीमेंस को अपने हस्बैंड को चूज़ करने का अधिकार था, इसमें थोड़ा सा वो डिक्लाइन हो चुका था। स्वयंवर यानी कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि जैसे सीता उनका स्वयंवर हुआ था या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, या फिर स्वयंवर मतलब आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है बहुत सारे लड़कों के बीच में जाकर के अपने हस्बैंड के रूप में चूज़ कर सकते हैं किसी को, तो वो सारी चीज़ें डिक्लाइन हो चुकी थी। री मैरिज ऑफ विडो वो भी परमिट नहीं था, पर्टिकुलरली अमंग द हायर क्लास के लिए, तो स्पेशली जैसे कि करंट टाइम में अभी भी देखें तो बहुत से उसमें होता नहीं कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारे मान सम्मान की बात, हम इतने हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें तो उस टाइम में भी थी। स्पेशली हायर क्लास की वीमेंस शादी नहीं करती थी, यानी विडो होने के बाद रीमैरिज नहीं करती थी, और तो उस तरीके से तो अलाउड ही नहीं था। आगे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ द डाउरी बढ़ चुका था, जो कि कॉमन है आज के लिए, उस टाइम भी कॉमन हो चुका था। आगे हम बात करें प्रैक्टिस ऑफ द सती वाज अ प्रिवलेंट, यानी सती प्रैक्टिस, यानी कि जब अपने हस्बैंड के मर जाने पे जिसकी वाइफ होती है वो जाकर के चिता में अपने आप को मतलब खुद ही जला दे या फिर फैमिली के फोर्स से जला दे, इन सारी चीज़ों से वो सारी चीज़ें प्रिवलेंट हो चुकी थी, यानी बहुत कॉमन थी। उसके साथ साथ ह्वेनसांग ने 3 वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, यानी कि डेथ के बाद जो बॉडी को होता है कैसे वो डिस्पोज करते हैं, उनके बाद भी 3 प्रैक्टिस बताया, क्रिमेशन, वाटर बरियल एंड एक्सपोजर इन द वुड्स, यानी कि एक तो लकड़ी के उसमें रख देना, जैसा कि होता नहीं ऐसे एक मम्मी टाइप्स बना करके ताबूत उसमें रख देना, एक क्रिमेशन यानी मिट्टी में दफना देना, एक पानी में फेंक देना, तो ये सारी चीज़ें यानी मिट्टी में दफना देना या फिर जो है जला देना, एक पानी में फेंक देना, यानी जैसे करंट टाइम में देखिए हिंदू में होता है गंगा जी में ले जाकर के उसे प्रवाहित कर देते हैं, या आसपास में कोई बड़ी रिवर होती है उसमें ले जाकर के डाल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें की जाती थी।
आगे हम ट्रेड पे थोड़ा सा बात कर ले। ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी डिक्लाइन हो चुका था हर्ष के पीरियड में। इवेंट फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड सेंटर्स, यानी जो ट्रेड सेंटर्स बने हुए थे उज्जैन, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिक्लाइन हो गए थे। लेस नंबर ऑफ कॉइन्स, उस टाइम के कॉइन्स भी बहुत कम मिलते हैं। स्लो एक्टिविटीज़ थी मार्चेंट गिल्ड्स में, यानी मार्चेंट गिल्ड का मतलब होता है जो ट्रेडर्स का ग्रुप होता है, उन सबकी एक्टिविटीज़ भी बहुत स्लो हो गई थी। उसके आगे हम बात करें तो डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड इन टर्न अफेक्टेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर और ये जो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट्स है, इन सब के थोड़ा सा इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन कर गई थी। और आगे हम थोड़ा सा बात करें तो नो लार्ज स्केल डिमांड फॉर द गुड्स, द फार्मर बिगन टू प्रोड्यूस ओनली इन अ लिमिटेड वे। जब बहुत सारी चीज़ों की डिमांड घट गई थी तो इस वजह से फार्मर्स ने भी बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया और जो प्रोड्यूस होता था वो भी लिमिटेड वे में होने लगा। उसके साथ हम बात करें तो राइज ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, यानी उस टाइम पे इसका सब रीज़न ये था कि सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी। विलेज जो है अपना यानी विलेज का इकोनॉमी अपने समय यानी कमाने लगे। जैसे करंट टाइम नहीं, उस टाइम का अगर बात करें सेल्फ सफिशिएंसी विलेज का मतलब होता है जो कि गांव में प्रोड्यूस किया गया कोई भी हैंडीक्राफ्ट तो गांव के लोग ही खरीद ले रहे हैं, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो गांव के लोग ही ले रहे हैं, गांव के लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ सफिशिएंसी आ गई, तो एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके साथ हम बात करें तो शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन एज़ कम्पेयर टू द इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता पीरियड से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज़्यादा शार्प इकोनॉमी हो गई, यानी कि इकोनॉमी का डिक्लाइनेशन थोड़ा जल्द मतलब बहुत ईजिली हो गया, यानी कि स्लोप टाइप्स नहीं, सीधे ऐसे। तो उस तरीके से उसका रीज़न मैंने बताया कि जो सेल्फ सफिशिएंसी इन विलेज यानी विलेज में जैसे हो गई थी। अब थोड़ा सा हम कल्चरल प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। तो हर्ष ने थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी फोकस किया था, जैसा कि गुप्ता स्टाइल में को ही इन्होंने फॉलो किया। उसके साथ हम बात करें तो हर्ष ने उसके ग्लोरी ऑफ द मोनास्ट्री विद मेनी स्टोरीज बिल्ट ऑफ द हर्षा एट द नालंदा, यानी नालंदा में उसने जो मोनास्ट्रीज थी मठ उसको कई फ्लोर्स यानी कई स्टोरीज के बना दिए। उसके साथ बात करें तो ही स्पीक्स एट द कॉपर स्टैचू ऑफ द बुद्धा के बनाए 8 फीट की इन हाइट, यानी नालंदा में इन्होंने एक 8 फीट की ऊंची मूर्ति भी बनवाई थी। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मण एट सिरपुर, जैसा कि टेम्पल वहीं का है, ये देख सकते हैं। इसको हर्षवर्धन ने बनवाया था। हिज बायोग्राफर बाण भट्ट ने अडॉर्न किया हिज रॉयल कोर्ट, यानी बाण भट्ट को अपने कोर्ट का स्कॉलर बनाया, रॉयल स्कॉलर। और ये नागरा स्टाइल में बनी हुई टेम्पल है, देख सकते हैं देखिए। तो ये इसका छत्रक है, तो ये इसका यानी मंडप है, यानी जो फर्स्ट होता है, ये सेकंड जो वो क्या कहते हैं हॉल है, उसके पीछे सेंचुरम है, यानी कि जहाँ पर गर्भगृह जिसको कहते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, इस तरीके से बना हुआ है। तो हम आगे बात करें आगे जो कि आगे हम थोड़ा सा बात करें तो उन्होंने हर्ष ने ग्रेट पैट्रन ऑफ द लर्निंग, यानी जो एजुकेशन उस टाइम के टीचिंग से स्कॉलर से इन सबको बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज भी किया, जैसे जिसमें बाण भट्ट को उन्हें बताया ही। उसके साथ हम बात करें तो हर्षचरिता, यानी कि बाण भट्ट ने इनके अबाउट लिखा था हर्षचरित। रोट कादम्बरी, यानी कि उन्होंने एक कादम्बरी भी लिखा था, यानी हर्षचरित को जिसे कादम्बरी कहा जाता है, इसको उन्होंने लिखा। उसके बाद हम बात करें लिटरेरी फिगर्स इन हर्षास कोर्ट व द मतंगा दिवाकरा, और उसके साथ उनकी फेमस भरतहरि, ये सारे यानी कि स्कॉलर्स थे जो कि इन्होंने पैटर्नाइज किया था। वो पोइट थे और फिलोसफर एंड ग्रामरियन थे, यानी ये सब लोग। उसके आगे हम बात करें तो उन्होंने हर्ष ने स्वयं ही 3 बुक्स लिखी थी, जिसमें रत्नावली, दर्शिका, नागनंदा, इस तरीके से इन्होंने भी अपनी रचनाएं कुछ की थी। उसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। उसके साथ ही हम बात करें तो हर्षा पैटर्नाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर बात करें तो इंटरनेशनल रेपुटेशन, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने जैसे बताया कि वो इंटरनेशनल रेपुटेशन क्रिएट की, एक स्टेटस मेंटेन की नालंदा यूनिवर्सिटी में। ह्वेनसांग ने जाकर उसमें पढ़ाई भी की थी, जो कि एक बुद्धिज़्म महायान यूनिवर्सिटी थी, महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करने यानी उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी का ओल्ड
कैंपस है, यानी कि इस तरीके से जो कि बिल्कुल थोड़ा सा टूट फूट गया था। तो मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हैं, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद इन्होंने इसको रिनोवेट करवाया है फिर से। तो ये पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि थोड़ा सा बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ फोड़ दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने जो है मोदी जी ने भी रिसेंटली जो है इसका इनॉग्रेशन भी फिर से करवाया है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी की और बात कर लेते हैं। तो चाइनीज ट्रेवलर ने मेंशन किया था इनके अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी बहुत ज़्यादा, यानी क्या कह सकते हैं, बहुत प्रॉस्परस यूनिवर्सिटी थी, मार्वलस जिसको कहते हैं। आगे हम बात करें तो हिनयान यूनिवर्सिटी थी और वल्लभी महायान यूनिवर्सिटी ऑफ द नालंदा, ये यूनिवर्सिटी फेमस थी। यानी वल्लभी में एक हिनयान यूनिवर्सिटी है, उसके बाद महायान यूनिवर्सिटी नालंदा की, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस थी। आगे हम बात करें तो ह्वेनसांग ने कुछ वैल्यूबल अकाउंट नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद बताया, यानी कि एक वैल्यूबल अकाउंट है, एक रिमार्केबल स्टेटस मेंटेन करता है। आगे हम बात करें तो जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी का मतलब, नालंदा का मतलब गिवर ऑफ द नॉलेज, यानी नॉलेज को देने वाला, इसका अर्थ होता है। उसके बाद इसको मैंने जैसा कि बताया कि कुमार गुप्त ने इसको इस्टेब्लिश करवाया था, और उसके बाद बहुत सारे सक्सेसर ने इसको टाइमली जो है पैटर्नाइज भी किया है। उसके बाद हम बात करें तो इसको पंडिताज, यानी कि प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर कैल पंडिताज, यानी इस यूनिवर्सिटी को पंडिताज कहा जाता है। यानी पंडित का मतलब होता है ज्ञान, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी को पंडिताज कहा गया है। और इसको रिनाउड कराने में दीन गंगानागा, धर्मपाला, स्थिरामती एंड शिलाभद्र, इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जो है, एक मिनट, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोफेसर्स थे यहाँ के, दीन नागा, धर्मपाला, स्थिरमती, शिलाभद्र, ये सारे यहाँ के प्रोफेसर्स थे। धर्मपाल वाज द नेटिव ऑफ कांचीपुरम एंड ही बिकेम द हेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी धर्मपाल अगर देखा जाए तो कांचीपुरम का था, यानी साउथ इंडिया का था, बट इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की इनको यानी प्रोफेसर हेड बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद और बात करें तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन वाज फ्री इंक्लूडिंग द बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी लॉगिंग का मतलब कह सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक तरीके से हॉस्टल टाइप, जैसे कि आज भी यूनिवर्सिटीज़ हमें हॉस्टल प्रोवाइड कराती हैं, उसी तरीके से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी कि लोग यहाँ आते थे, रहते थे, पढ़ते थे, जिसमें यानी सारे एग्ज़ाम्स भी होते थे। आगे हम बात करें तो इट वाज मेंटेन विद द रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इस, यानी कि इसका खर्च जो होता था वो 100 से 200 गांव इसको दे दिया गए थे, जिससे जो है वो यानी 100-200 गांव को बहुत सारे राजाओं ने इनको मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को गिफ्ट कर दिया था कि वहाँ से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करे और उससे अपना जो भी एक्सपेंडिचर उसको मेंटेन करे। जैसे होता है ना कि इस यूनिवर्सिटी को इतने बीघे ज़मीन दी गई, इस तरीके से होता है, आपने भी सुना होगा, यानी किसी भी मंदिर के नाम कहते हैं इतनी प्रॉपर्टी दे दी गई है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो सारी चीज़ें इसीलिए दी जाती है कि उस वहाँ का जो एक्सपेंडिचर है, इस एरिया से जो टैक्स कलेक्ट हो, रेवेन्यू कलेक्ट हो, उन सब चीज़ों से किया जाए। उस टाइम अर्निंग का रिसोर्स यही सारी चीज़ें थी, जो कि आज तो डायरेक्ट रिसोर्सेज ये सारे नहीं हैं। आज तो गवर्नमेंट उसके लिए एक अलग ही बजट अलॉट करवाती है। तो अब थोड़ा सा हम बात करें तो महायाना यूनिवर्सिटी डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट लाइक वेदा, हीनयान डॉक्ट्रिन, सांख्य, योग, फिलोसफीज आल्सो थॉट, यानी कि महायान यूनिवर्सिटी वो थी भले ही, बट डिफरेंट रिलीजियस और सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाते थे, जैसे वेदास जो हिंदू का है, हीनयान डॉक्ट्रिन यानी महायान यूनिवर्सिटी थी, हीनयान डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को भी पढ़ाती थी। उसके बाद फिलोसफीज में सांख्य और योग की फिलोसफी भी पढ़ाती थी, तो ये सारी चीज़ें करती थी। और आगे हम बात करें तो जनरल सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट, ये सारी चीज़ें भी सिलेबस में थी, यानी कि प्रॉपर वो अबाउट बुद्धिज़्म ही नहीं पढ़ाती थी, इसके साथ जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ाती थी। उसके साथ हम बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। आगे हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस था, मीन्स आज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि करंट टाइम में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे उसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि टेस्ट किया जाता था, डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, हाँ, जिसमें से कुछ ही परसेंट यानी 30% ही स्टूडेंट्स पास कर पाते थे। उसके बाद हम बात करें तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट था,
मोर देन लेक्चर डिस्कशन प्लेड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द संस्कृत, यानी कुछ ये संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करती थी, उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता था, ये सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ती थी। और जैसा कि मैंने आपको एंट्रेंस से बताया था कि जो गेट कीपर्स होते थे वही क्वेश्चन पूछते थे, अगर उनके क्वेश्चन को बता दिया जाए तो स्टूडेंट पास हो जाता था और वहाँ एंट्रेंस ले सकता था, यानी एडमिशन। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हैव द ब्रॉट ऑन द लाइट ऑन द रूइंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी करंट टाइम में अगर देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिनोवेट किया गया है, फिर से जो है रिपेयर करके इसे एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, इसे फिर से मतलब उसी तरीके से जो हाँ हाँ, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से रिपुटेशन क्रिएट करती थी उसी तरीके से इसको फिर बनाया गया, जिसकी वजह से फिर से विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। ये सारी चीज़ों में फोकस की, और जो कि स्टूडेंट्स का रोल उस टाइम पे था, ये सारी चीज़ें उसमें थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर इसमें आग लगा दी थी, जो कि कहा जाता है 1 महीने तक, कि लगभग 1 साल तक ये जलती ही रही, यानी इतनी सारी बुक्स थी इसमें। तो ये सारी हमने उसमें बात कर ली है। और ये हर्षवर्धन का जो राज्य भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा सा था, यानी सॉरी ये इंडिया है, इंडिया का इतना बड़ा एक्सपेंडिचर था, सॉरी एक्सपांसन था। ये सारी चीज़ें इसमें हमने बात की। और ये जहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब लास्ट होता है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स नहीं मिलते, फिर हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो यानी कि ट्रांजिशन पीरियड एक तरीके से कह सकते हैं। ट्रांजिशन पीरियड यानी कि एक तरीके से इको जोन कहा जाता है। इकोटोन यानी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, उसी तरीके से ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी कि जैसे एक यहाँ पर सॉरी जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो रही है, यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही, तो इसके बीच के टॉपिक को हमने ट्रांजिशन पीरियड या ट्रांजिशन पीरियड कहा है। तो इस तरीके से हमने बात की। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी, पर्सनल लाइफ से भी हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू।